बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो बेटे, प्रीवियसली हमने यहाँ तक पढ़ा था और हमने जाइंट स्लॉथ एंड जाइंट आर्माडिलो के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो इसी को ही हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि टाइम के साथ साथ इन एनिमल्स के अंदर जो मेन फ़र्क है उनके साइज़ का वो कैसे और क्यों आया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जाइंट स्लॉथ को। तो ये एक मैमल होता है, यानी कि दूध देने वाला जानवर है। दरख्तों पे रहता है, पाकिस्तान में नहीं होता, और ये इंतहाई सुस्त तरीन जानवरों में से एक है। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो होता है और ये बज़ाते ख़ुद भी बहुत सुस्त होता है। तो इस वक्त आपकी नज़रों के सामने जो स्लॉथ है ये वो है जो आजकल पाया जाता है। मतलब इसकी जो एक्सटेंट स्पीशीज़ हैं, देयर आर टू टर्म्स। एक होता है एक्सटेंट, यानी कि वो स्पीशीज़ जो भी ज़िंदा सलामत मौजूद है पाई जाती है। द अदर टर्म इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट, वो स्पीशीज़ जो अब रुए ज़मीन से ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं पाई जाती है। स्पीशीज़ दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये स्लॉथ है, ये इस तरह का होता है भालू सा। इसकी उंगलियों के आगे तीन तीन ये लंबे नाखून होते हैं। इससे ही ये दरख्तों के ऊपर चढ़ता है और इससे ही दरख्तों को लकड़ी में मतलब ये नाखून फंसा के वहाँ उसके साथ चिपका रहता है। ठीक है, इस पिक्चर में नाखून ज़रा आपको क्लोज़अप नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। अच्छा, अब ये जो पिक्चर है ना, ये है कंपैरिजन के लिए। सबसे नीचे लेफ़्ट के ऊपर एक एडल्ट इंसान जिसका 6 फुट कद है वो इंसान दिखाया गया। इसके साथ ये जो आपको ज़मीन पे खड़े तीन बड़े बड़े जानवर नज़र आ रहे हैं, ये हैं जाइंट स्लॉथ, जो कि पहले हुआ करते थे लेकिन अब एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये इंसान है और ये जाइंट स्लॉथ है। इनके साइज़ में जो डिफरेंस है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें। मज़ीद इस पिक्चर के अंदर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दरख्त के ऊपर लटके हुए हैं, ये इसकी मॉडर्न स्पीशीज़ हैं जो आजकल रेगुलर स्लॉथ पाए जाते हैं। तो मतलब जाइंट स्लॉथ में और रेगुलर स्लॉथ के साइज़ के अंदर डिफरेंस देख लें कि ये ऊपर नॉर्मल रेगुलर स्लॉथ है और ये जाइंट है जो पहले हुआ करता था। ठीक है, सिमिलरली ये एक इंसान के साथ जाइंट स्लॉथ का साइज़ कंपैरिजन है। ये इसका वही वाला स्केलेटन है जो डार्विन ने भी देखा था, और ये उसी स्केलेटन के मुताबिक इसका मॉडल बनाया गया है कि जिसके अंदर एक जाइंट स्लॉथ बना के दिखाया गया जो कि एक दरख्त के ऊपर तो नहीं चढ़ रहा, दरख्त को गिराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये भी आर्टिस्ट की बनाई हुई पेंटिंग है जो कि उसने जाइंट स्लॉथ को देख के बनाई। अच्छा, अब ये देखें, ये सख्त वाले पहाड़ जो होते हैं, रॉक्स, उनके अंदर ये बनाई हुई एक सुरंग है। तो ये रिसेंटली डिस्कवर हुई थी और ये जो सुरंगें बनाई हुई हैं पहाड़ों के अंदर, ये बनाई हुई हैं जाइंट स्लॉथ ने, क्योंकि ये गारों के अंदर रहते थे। तो ये जो दीवारों के ऊपर खुरचने के निशान हैं, मतलब कि ये सारे खुरचने के निशान हैं, और जाइंट स्लॉथ ने अपने लंबे नाखूनों से खुरच के इसमें ये सुरंगें और रास्ते बनाए हैं जिसके अंदर से वो गुज़रते हैं और यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये एक आर्टिस्ट ने ड्राइंग बनाई थी कि ये मतलब इस तरह इसके अंदर रहते थे, अब तो नहीं होते। ये था इसका नाखून जिससे ये खुरचते थे। ये इस नाखून की लेंथ 1 फीट से ज़्यादा है और ये सिर्फ लंबा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग किस्म का नाखून है। तो इसके हर हाथ के पाँव के अंदर इस तरह के 3-3 नाखून होते थे जिससे ये चीज़ों को खुरचते थे। तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़े, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनिमल थे और उनके नाखून भी उसी हिसाब से हैं। इसलिए इन्हीं नाखूनों से खुरच के इन्होंने सख्त और पक्के पहाड़ों के अंदर भी रास्ते बना लिए और उसके अंदर ये रहते थे। अगला एनिमल जो हम डिस्कस करेंगे ये है जाइंट आर्माडिलो। सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है ये रेगुलर आर्माडिलो है जो कि USA, लैटिन अमेरिका वाली साइड पे पाया जाता है, पाकिस्तान के अंदर ये नहीं होता।
तो इसकी बॉडी के ऊपर प्लेट्स का बना हुआ एक आर्मर होता है, यानी कि जिस तरह से ज़र्रा बख्तर है, और जब इसको छेड़ा जाता है तो ये अपने आप को गोल कर लेता है और अपना सर वगैरह अंदर छुपा लेता है। ठीक है, ये एक इंसान इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये साइज़ कंपैरिजन के लिए आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये जो दो पिक्चर्स हैं, राइट वाली पिक्चर के अंदर एक आदमी इसको पकड़ के खड़ा है और लेफ़्ट वाली पिक्चर के अंदर ये बिल्कुल पैक हो के गोल हो गया, मतलब इस तरह बॉल की तरह गोल हो जाता है। तो कोई भी दूसरा जो इसका प्रेडेटर है, जिस तरह से भेड़िया वगैरह है, इस तरह का कोई कार्निवोरस एनिमल, वो इसको खा नहीं सकता, क्योंकि साबित इसको निकल नहीं हो सकते और इसको काट नहीं सकते क्योंकि ऊपर से सख्त होता है। और यूएसए के अंदर हर साल काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से मारे जाते हैं। वो ये तो कुछ नहीं कहता, वो इसको जाते हुए देखते हैं तो इसको गोली मारते हैं पिस्टल वगैरह से या गन से। तो छोटे कैलिबर की राइफ़ल या पिस्टल की गोली इसको लग के डिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब कि इधर उधर मुड़ जाती है। ये बाज़ औक़ात वापस आके चलाने वाले को ही लगती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। ये एनिमल हार्मलेस होता है, ये किसी को कुछ नहीं कहता, ये हर्बीवोरस टाइप होता है। ठीक है, ये एक रेगुलर आर्माडिलो और इंसान का साइज़ कंपैरिजन है। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है आपके सामने, इसके अंदर दो एनिमल दिखाए गए हैं। जो कि आगे छोटे वाला एनिमल है ये रेगुलर आर्माडिलो होता है, और जो पीछे बड़े वाला एनिमल है वो था जायंट आर्माडिलो। था का वर्ड इसलिए क्योंकि अब ये नहीं पाया जाता और एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसी का ये जो ऊपर वाला शेल है और इसके स्केल्टन है, ये डार्विन ने देखे थे। ये देखे ना, ये खुदाई करके जब निकाले तो ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। तो ये एक पुरानी ड्राइंग है जिसके अंदर म्यूज़ियम में इसका फॉसल भी रखा गया, और उसके साथ एक आदमी ने खड़े होकर अपनी ड्राइंग बनवाई है, क्योंकि तब कैमरा नहीं होता था। ठीक है, ये भी इसके एक पुराने स्पेसिमन की पिक्चर है। तो ये म्यूज़ियम में जो स्पेसिमन रखा हुआ है वो, अब इसके अंदर देखें कि वो पीछे लोग खड़े हैं, उसका और इसका साइज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और ये आर्टिस्ट का बनाया हुआ मॉडल है कि जिसके अकॉर्डिंग ये इस तरह के हुआ करते थे। ठीक है, इसकी टेल भी मोटी थिक बल्कि होती थी, उसके ऊपर ये कांटे से बने होते थे जिससे ये लड़ने में मदद लेते थे। और इसका जो साइज़ है ये, मतलब एक छोटी कार जिस तरह से ये आल्टो या मेहरान वगैरह होती है, इतने साइज़ का ही होता था। तो सिर्फ यही एनिमल बड़े नहीं थे, पुराने ज़माने के अंदर इससे मिलते जुलते बहुत सारे बड़े बड़े एनिमल्स पाए जाते थे। इन एनिमल्स को प्री हिस्टोरिक मेगाफौना कहा जाता है। मेगा मतलब बड़ा, फौना एनिमल्स को कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जायंट एनिमल जो कि अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब नहीं पाए जाते। साइज़ कंपैरिजन के लिए सबसे लेफ़्ट साइड के ऊपर एक एलिफेंट बना हुआ है, उसके हिसाब से अब इनका साइज़ कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये कितने बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक, तो गैलापेगस आइलैंड की दोबारा से बात करते हैं। जब HMS बीगल जो शिप था इस आइलैंड के ऊपर रुका तो उन्होंने बड़े हसीन नज़ारे देखे और बड़े अनोखे किस्म के जानवर और पौधे देखे। इस आइलैंड का जो नाम था, यहाँ पे पाए जाने वाले जो बड़े साइज़ के टॉर्टॉइस थे उनके नाम पे रखा गया। स्पेनिश वर्ड गैलापेगो का मतलब होता है टॉर्टॉइस, यानी कि खुश्की का कछुआ। तो इसलिए इस एनिमल आइलैंड का जो नाम था वो गैलापेगस आइलैंड रख दिया गया, मतलब कि आइलैंड ऑफ टॉर्टॉइसेस, जहाँ पे बहुत सारे कछुए होते थे। तो डार्विन ने देखा कि ये जो यहाँ पे टॉर्टॉइस यानी कि खुश्की के कछुए पाए जाते हैं, नंबर 1 तो ये साइज़ में बहुत बड़े हैं। इनका वेट है 250 kg तक, और उनके जो शेल हैं ऊपर, उनका डायामीटर 1.8 मीटर यानी कि 6 फीट से ज़ायद है। तीसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी है कि ये आसानी से 200-250 साल तक ज़िंदा रह लेते हैं। तो उस जज़ीरे का जो गवर्नर था उसने डार्विन को बताया कि ये जो जज़ीरे हैं गैलापेगस आइलैंड, क्योंकि डिफरेंट जज़ीरों का ये मजमुआ है, इसलिए हर इलाके में पाए जाने वाले कछुए के जो शेल की शेप है वो दूसरे इलाके के कछुए के शेल से डिफरेंट है। तो ये भी डार्विन के लिए एक नई चीज़ थी।
उसके अलावा डार्विन ने यह भी नोटिस किया कि वो वाले जजीरे जो कि निस्बतन खुश्क थे, मतलब कि उन पे ज़्यादा वेजिटेशन वगैरह नहीं थी, वहाँ पे जो कछुए पाए जाते थे उनकी गर्दनें कंपैरेटिवली लंबी थीं उन कछुओं से जो कि सरसब्ज़ और मतलब कि ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पानी के चश्मे वगैरह थे। बाकी ये सारे के सारे सेम ही थे, बस इनका साइज़ बड़ा था। तब डार्विन ने ये कहा, ये इनकी पिक्चर है, इसमें आप देखें कि एक तो इनका अपना साइज़ बहुत बड़ा है, इनकी टांगें बड़ी बड़ी हैं और उसके बाद इनकी गर्दन भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ठीक है, ये एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के साथ साइज़ का कंपैरिजन है, मतलब कि ये भी एक छोटी गाड़ी के साइज़ के कछुए हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन डार्विन के माइंड में आया वो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। बेटा, होता ये है कि जो जजीरे होते हैं, आइलैंड्स, ये हमेशा अपने पास मौजूद जो बड़ा लैंड मास होता है, यानी कि जो आइलैंड होता है, वो हमेशा कॉन्टिनेंट के टूटने से उसके कुछ पीस अलहदा होने से बनता है। होता ये है कि प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से, यानी कि वो प्लेट्स जिसके ऊपर ज़मीन पे खुश्की पानी सारा कुछ है, वो प्लेट्स नीचे आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती रहती हैं, जिसकी वजह से ज़लज़ले वगैरह आते हैं। तो अक्सर ये होता है कि एक प्लेट का कुछ हिस्सा अपने ऊपर मौजूद खुश्की के साथ ही थोड़ा सा पीछे को हो जाता है। तो इस तरह ये होता है कि वो जो खुश्की का हिस्सा टूटा है वो पानी से दूर होता होता, मतलब कि समंदर के दरमियान में एक अलहदा सेपरेट आइलैंड बन जाता है। तो चूँकि वो रातों रात नहीं अलहदा होता, इस पे आहिस्ता आहिस्ता मूव करने पे टाइम लगता है। तो बहुत सारे जानवर, पौधे, परिंदे जो उसके ऊपर होते हैं वो आहिस्ता 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 खुश्की से, यानी कि मेनलैंड से दूर होते होते समंदर के अंदर चले जाते हैं, फिर वो वहाँ पे रहते हैं। अब चूँकि ये मेनलैंड से अलहदा हो गए, इसलिए यहाँ का इन्वायरमेंट और मेनलैंड का इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इसलिए हज़ारों और लाखों सालों के बाद आइलैंड के और मेनलैंड के जानवर, पौधे, इनके अंदर फ़र्क आ जाता है। डार्विन ने ये देखा कि ये छोटे छोटे जजीरे हैं और इनके जो कंट्री सबसे पास है वो कंट्री भी 900 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती कि जो गैलापेगस आइलैंड्स हैं इनके ऊपर मौजूद कछुए, जो कि खुश्की के कछुए में पानी में नहीं तैर सकते, फिर उन्होंने 900 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय किया। उसके बाद अगली इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब इसने वो प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी पढ़ा और इसने आइलैंड्स का दोबारा मुआयना किया, तो इसको पता चला कि ये वोल्केनिक आइलैंड्स हैं। मतलब ये कि जो समंदर की बॉटम में आतिशफ़िशां होते हैं, वो फटने से, लावा जमने से, लावा जम के सख्त यानी कि ठोस हो जाता है और फिर जो आइलैंड्स बनते हैं उनको वोल्केनिक आइलैंड्स कहते हैं। तो ये वोल्केनिक आइलैंड है। इसका मतलब ये है कि ये आइलैंड कहीं से टूट के नहीं आया, ये बना ही यहाँ पे है। आगे इसकी पिक्चर्स वगैरह सारा मैकेनिज़्म मैं इसके अंदर ऐड किया है, वो आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि आइलैंड यहीं पे ही बना है, कहीं से टूट के नहीं आया। तो क्वेश्चन फिर भी था कि जो इसके ऊपर कछुए और बाकी जानवर हैं, फिर ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो के आए हैं। ठीक है, तो इसने आइडिया ये बनाया कि मैट्स ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जो दरिया के किनारे होते हैं, जब वहाँ पे तूफ़ान आता है या सैलाब आता है, तो अक्सर खुश्की या पानी के ऊपर वो जो पौधे होते हैं ना, जिन्होंने पानी को ऊपर से बिल्कुल कवर किया होता है, पानी की सरफेस के ऊपर एक मैट की तरह का स्ट्रक्चर बनाया होता है, तो उस मैट के टुकड़े टूट के पानी में तूफ़ान से बह के आगे चले गए। तो ये जो जानवर थे ये उनके साथ ही बहते हुए यहाँ तक आ गए। तो चूँकि इन आइलैंड्स के ऊपर कछुए का कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, मतलब कोई ऐसा जानवर नहीं था जो कछुए को मारता हो या तंग करता हो या उसको खाता हो, इसलिए सालों साल ये अनडिस्टर्ब्ड हालत के अंदर रहे और इनका साइज़ इंक्रीज़ करता गया। कछुआ उन चंद जानवरों के अंदर से है जिनका साइज़ थ्रू आउट दी लाइफ इंक्रीज़ करता है। बाकी जानवर एक स्पेसिफिक साइज़ को पहुंचने के बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती, फिर वो उससे बड़े नहीं होते। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होनी है, नहीं पढ़ी तो ये मैं इसके अंदर ऐड की, इसको थोड़ा सा समझ लें। आज से करोड़ों साल पहले सबसे ऊपर बेटा इधर पहले डायग्राम ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, इस सीक्वेंस में इसको देखना है। तो 225 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 22 करोड़ 50 लाख साल पहले
ज़मीन की जो सरफेस है उस पे मौजूद कॉन्टिनेंट्स जो हमें नज़र आते हैं वो इस तरह के नहीं थे जैसे आज नज़र आते हैं। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स दरमियान में एक जगह पे इकट्ठे थे और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। तो ये जो आइलैंड्स का मजमुआ था आपस में अटैच, जिसको कहा जाता था पेंगिया। उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से परे परे को मूव होना शुरू कर दिया और ये दो बड़े टुकड़ों के अंदर टूट गया। जो ऊपर वाला नॉर्थ वाली साइड का हिस्सा था उसको कहते हैं लोरेशिया, और जो नीचे वाला बाकी हिस्सा था उसको कहते थे गोंडवाना लैंड। तो ये आज से 150 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 15 करोड़ साल पहले का मैप है। फिर 100 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि आज से 10 करोड़ साल पहले। तो ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट, ये देखें सी वाली पिक्चर के अंदर, कि यहाँ से एक दूसरे से दूर दूर होने शुरू हो गए और इनके अब यहाँ पे नाम लिखे जो इनके आज भी नाम है, मतलब कि एशिया, साथ इसके यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। तो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूरे का पूरा बर्रे सगीर यानी कि इंडिया और पाकिस्तान ये अफ्रीका का पार्ट था। ये यहाँ से टूट के अलहदा हुआ, सॉरी, यहाँ से टूट के अलहदा हुआ और यहाँ पे एशिया वाले पार्ट्स के साथ आके अटैच हो गया। इसी वजह से इंडिया और अफ्रीका के अंदर जो जानवर और पौधे हैं वो सेम है, मतलब शेर, हाथी अफ्रीका में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। पाकिस्तान का जो है ना सूबा बलूचिस्तान, वो अफ्रीका के साथ से नहीं आया, वो पहले ही यहाँ का पार्ट था एशिया का। लेकिन जो बाकी पाकिस्तान का सारा इलाका और पूरे का पूरा इंडिया, बंगाल और इवन श्रीलंका, ये भी सारे का सारा उधर से ही अलहदा होकर आया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे ना ये इंडिया और अफ्रीका के दरमियान में एक छोटा सा पीस नज़र आ रहा है। ये इंडिया के साथ यहाँ नहीं आया, ये वहीं अफ्रीका के साथ ही रह गया, ये वाला। तो ये अब भी मौजूद है, ये कंट्री है, इसका नाम है मडगास्कर। तो यहाँ पे मौजूद जो जानवर और पौधे हैं ये दोनों मेनलैंड यानी कि अपने पास मौजूद अफ्रीका और थोड़ा दूर मौजूद इंडिया दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि करोड़ों साल पहले ये दोनों से ही सेपरेट हो गया था। इसका माहौल और है, बाकी के अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का और है। इसलिए यहाँ पे जानवर और पौधों ने अलहदा तरह से इवॉल्व किया। ठीक हो गया। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, इसके अंदर आइलैंड, आपको ये समझाने के लिए कि आइलैंड बनते कैसे हैं। ठीक है, जिस तरह से अब ये था, ये मडगास्कर, ये किसी दौर में तो अफ्रीका का पार्ट था, फिर अब अलहदा हो के साइड पे आ गया। इस तरह छोटे मोटे जितने आइलैंड्स ये नज़र आ रहे हैं ये ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। ये था सारा मेनलैंड का पार्ट, लेकिन बाद में अलहदा हो के सेपरेट हो गया। तो इस काम में करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन आहिस्ता 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 ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये भी तभी की पिक्चर है जिसके अंदर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया इकट्ठे हैं। ये जो डिफरेंट कलर के आपको ऊपर लाइंस लगा के दिखाई गई हैं, ये है कि यहाँ पे जानवरों की माइग्रेशन को दिखाया गया। जब ये सारे इलाके इकट्ठे थे तो यहाँ पे जानवर एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे, फिर टाइम के साथ साथ ये इलाके सारे एक दूसरे से दूर दूर चले गए, तो उन पे मौजूद जो जानवर और पौधे हैं वो भी एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब नए माहौल के मुताबिक कुछ तो वहाँ पे मतलब कि सेट रहे, कुछ टाइम के साथ एक्सटिंक्ट हो गए। इसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ कि ये है अफ्रीका, इसके साथ से ये इंडिया टूट के अलहदा हुआ और मौजूदा जो इसकी प्लेस थी वहाँ पे आ गया। अफ्रीका के अंदर हाथी होते हैं, इंडिया में भी हैं, शेर, चीते सिमिलरली अफ्रीका में भी हैं, इंडिया वाली साइड पे भी हैं। एक जानवर है जो है ज़राफ़ा, लंबी गर्दन वाला जो ज़राफ़ा होता है, वो पूरी दुनिया में भी ना सिर्फ अफ्रीका के अंदर है। तो इस चीज़ के ऊपर जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि ये इंडिया के अंदर क्यों नहीं है, इस तरह से बाकी अफ्रीका के जानवर इंडिया में हैं, तो ज़राफ़े यहाँ पे क्यों नहीं पाए जाते। तो फॉसल रिकॉर्ड के बारे में जब काफ़ी छानबीन की और इसके फॉसल्स ढूंढे, तो तब इनको पता चला कि आज से करोड़ों साल पहले जो ज़राफ़े थे वो भी इस लैंड मास के ऊपर यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर अफ्रीका से यहाँ पे आए थे। लेकिन बाद में यहाँ पे आके वो फेवरेबल कंडीशन उनको नहीं मिली, तो वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आके एक्सटिंक्ट हो गए। तो पाकिस्तान के अंदर से, पाकिस्तान का जो इलाका है जिसको साल्ट रेंज कहा जाता है, यानी कि वो जो चकवाल उसके आसपास जहाँ से मोटरवे भी गुज़रती है इस्लामाबाद जाने वाली, तो वो वाला जो इलाका है वहाँ से
ज़राफ़े के फॉसल्स मिले जिस बेस के ऊपर ये थ्योरी फार्मूलेट की गई कि यहाँ पे पास्ट के अंदर मतलब कि करोड़ों साल पहले ज़राफ़े पाए जाते थे जो कि अब नहीं पाए जाते। ठीक है, तो उसके अंदर एक थ्योरी और है जिसको लैंड ब्रिज की थ्योरी कहते हैं। उसमें ये है कि जो थोड़े डार्क ब्राउन कलर के बने हैं ना, ये हैं कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट हमने क्योंकि अभी अभी देखा है कि ये इनको एक दूसरे से परे परे जाने में करोड़ों साल लगे, ये रातों रात नहीं हो गए। इसलिए जब ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर जाते थे तो फ़ौरन ही दरमियान में गहरा पानी नहीं आ जाता था, कम गहरा पानी होता था। मसलन कि ये ब्राउन कलर के तो कॉन्टिनेंट्स हैं ना, ये स्किन कलर के जो दो तीन शेड्स हैं ये कम गहरे पानी को शो करते हैं। मसलन ये कि यहाँ पे पानी की डेप्थ इतनी कम थी कि इधर के जानवर इसको क्रॉस करके इधर और इधर के जानवर इसको क्रॉस करके इधर आ जा सकते थे। बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब फासला ज़्यादा हो गया इनके दरमियान में और यहाँ पे पानी की गहराई भी ज़्यादा हो गई, फिर उन जानवरों की आमदोरफ्त भी बंद हो गई। इसलिए जो जानवर आ गए सो आ गए, बाद वाले नहीं आ सके। तो इस तरह के जो लैंड मासेस के दरमियान में कनेक्शंस बनते हैं बेटे, इसको कहते हैं लैंड ब्रिज। तो लैंड ब्रिजेस के ऊपर चल के भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे गैलापेगस आइलैंड की, यहाँ पे वो आइलैंड है, इसके सबसे पास वाली जो कंट्री है ना वो यहाँ करके है। तो मैप के ऊपर तो मतलब ये छोटे लगते हैं, लेकिन यहाँ का और इस कंट्री का दरमियान में जो फासला है समंदर का वो 900 किलोमीटर है। तो खुशकी का कछुआ जिसका अपना वज़न 250 किलो, वो इतना ज़्यादा नहीं तैर सकता। इसलिए डार्विन सोचता था कि ये आए कहाँ से, अगर के पास वाली कंट्रीज़ एक्वाडोर वगैरह से आए हैं तो इतना लंबा इन्होंने ट्रैवल कैसे किया। तो ये वोल्केनिक आइलैंड की बच्चों एक एग्जांपल है। ठीक है, अब ये देखें कि ये जितना भी आपको खुशकी का हिस्सा नज़र आ रहा है ये सारे का सारा ये आतिशफ़शां के अंदर से लावा जो निकल निकल के जम गया उसका बना हुआ है। बाकी इसके आसपास कुछ नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। इसी तरह का जो आइलैंड है ये है गैलापेगस आइलैंड, जो कि ऐसे ही लावा पिघलने से मतलब के लावा बाहर निकलता है, रॉक्स मेल्ट हुई होती हैं, बाद में जम जाती हैं ठंडी होके, तो वहाँ पे बनता है। ये इसके बनने की पिक्चर है। क्या आहिस्ता आहिस्ता लावा निकलता जाएगा और ठंडा होता जाएगा और उससे ये आइलैंड बनेगा। तो अब ये आइलैंड कहीं से टूट के नहीं आया, बना ही वहाँ पे है। इसको वॉल्केनिक आइलैंड कहते हैं। और गैलापेगस आइलैंड जितने भी हैं सारा ग्रुप, वो सभी इसी तरह से बने हैं। ठीक हो गया। तो लंबी नेक वाले टोर्टोइस के बारे में इसने ये कहा कि वहाँ पे चूँकि वेजिटेशन कम होती है इसलिए उनकी गर्दन लंबी है, ताकि वो नीचे से और ऊपर से दोनों जगह से मतलब के पौधे वगैरह खा सकें।